हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत में हम क्या पढ़ रहे थे? तो यानी इससे पहले हमने संस्कृत में पढ़ा था श्लोक और नीतिपरक वाक्य। ठीक है, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो क्लास जाकर देख सकते हैं। और देखिए सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हो रही हैं और प्लेलिस्ट भी बनी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने जैसे देखिए कोई क्लास ऐसी है जैसे आपकी क्लास छूट गई है, ठीक है, किसी कारणवश, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वो आप क्लास कवर कर सकते हैं। ठीक है, और पहले देखिए चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी जाकर आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर क्वेश्चन क्वेश्चन करने से कोई भी विषय में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। अगर चूक गए तो बैक भी लग सकती है। ठीक है, तो पहले सिलेबस पूरा कीजिए और सिलेबस हम आपको पूरा करवा ही रहे हैं। तो देखिए आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, यानी संस्कृत का कौन सा चैप्टर आज पढ़ेंगे? तो संभाव्य शिक्षण विधियां। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि संस्कृत को, देखिए संस्कृत शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए इन विधियों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और इस विधियों को हमने इतना सरल भाषा में आपके लिए हमने इतनी सरल भाषा का प्रयोग किया है, जैसे कि आप एक बार अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैप्टर से लगभग 3 या 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण या विधियां या साधन कुछ भी लिखा आ सकता है, एक ही चीज है। देखिए समझिए, पहली है, देखिए शिक्षण की विधि क्या है? तो दृश्य साधन। ठीक है, या दृश्य उपकरण भी लिखा आ सकता है पेपर में। ठीक है, या दृश्य विधि, एक ही चीज है। जैसे पाठ्य पुस्तक है, श्याम पट्ट है, चित्र, चार्ट, लपेट, श्याम पट्ट, फलालयन पट्ट, प्रतिरूप और प्रोजेक्ट आदि। ये क्या है? दृश्य साधन। अगला है श्रव्य साधन या श्रव्य उपकरण। ठीक है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन तथा लिग्वाफोन आदि। ठीक है, अगला है देखिए दृश्य श्रव्य साधन, यानी नाटक, शिक्षाप्रद फिल्म, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन आदि। अब इनको देखिए, अभी आपको अच्छे से ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने केवल इनके नाम बताए हैं, यानी इन 3 विधियों को हमें पढ़ना है। अब हम देखिए एक एक कर कर इनको अच्छे से समझते हैं और काफी सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए पहली विधि है दृश्य सामग्री या दृश्य साधन या दृश्य उपकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं विजुअल एड्स। दृश्य का मतलब क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, इन्हें क्या कह सकते हैं? यानी देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं दृश्य। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे परिभाषा समझिए, दृश्य सामग्री वे होती हैं जिन्हें विद्यार्थी केवल अपनी आंखों से देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। यानी जो विद्यार्थी हैं, इन्हें देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे इसका महत्व क्या है? बस देखिए आपको डेफिनेशन में बस इतना ही लिखना है, फालतू की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन कितना होता है? तो 2 नंबर का। इसमें अगर आपको ज्यादा बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक्यूरेट डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके महत्व को लिखिए या उसके बारे में लिखिए या फिर उदाहरण दे दीजिए, बस। ठीक है, इतना ही सफिशियंट है। तो चलिए देखिए हम महत्व समझते हैं। देखिए दृश्य सामग्री का महत्व क्या है? तो बच्चों में रुचि जागृत या जगाती है। ठीक है, यानी बच्चों में रुचि जगाती है। अगर आप दृश्य सामग्री, जैसे आप कुछ चित्र हैं, अगर बच्चों को आप दिखा रहे हैं तो उसमें उनकी देखिए रुचि काफी जागती है, यानी उनको अच्छा लगता है। कठिन विषयों को सरल बनाती है। जो देखिए दृश्य सामग्री होती है उसमें आप कठिन विषयों को भी सरल तरीके से समझा सकते हैं। दीर्घकालिक स्मृति में सहायता करती है। अगर आप चित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो ये दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक दिमाग में स्टोर रहती है, यानी याद रहती है। ठीक है, देखिए अगला है प्रमुख उदाहरण और उपकरण, सॉरी उपयोग। तो समझिए दृश्य सामग्री के उदाहरण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो दृश्य सामग्री का अगर उदाहरण पूछा जाए तो केवल देखिए नंबर 1 चित्र। आपको बस चित्र लिखना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने उपयोग भी बताए हैं, क्योंकि साथ ही साथ आपको दोनों चीज कवर होती जाएगी एक एक लाइन में। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे जानवरों के चित्र, फलों के चित्र। जैसे आप बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं, ठीक है, जानवर के बारे में, छोटे बच्चों को अगर कक्षा 1 या 2 वाले बच्चों को आप सिखा रहे हैं, किसी जानवर के बारे में बता रहे हैं, तो आप देखिए जानवर के, किसी भी जानवर का आप चित्र बताइए। जैसे हाथी के बारे में बताना है तो उनको हाथी का चित्र दिखाइए, फिर उसके बारे में बताइए, बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी भी फल के बारे में बताना है, मान लीजिए जैसे हमें आम के बारे में बताना है,
तो जैसे जिन बच्चों ने जैसे आम के बारे में ऐसे या नहीं सीख पाएंगे, अगर आम का आपने चित्र दिखा दिया फिर उसके बारे में आप बताइए तो बच्चे अच्छे से समझते हैं। ठीक है। फिर देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो देखिए कक्षा एक दो में भाषा और पर्यावरण विषय पढ़ाते समय, यानी जब बच्चों को आप भाषा के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या पर्यावरण विषय पढ़ा रहे हैं, तब वहां पर इसका उपयोग होता है। अगला है देखिए चार्ट। तो देखिए चार्ट का क्या उपयोग है, तो देखिए चार्ट, शरीर के अंगों का चार्ट। जैसे आपको बॉडी पार्ट बताना है, बच्चों को क्या करना है, बॉडी पार्ट के बारे में बताना है, तो उनको देखिए क्या करना, सबसे पहले आप उसके चित्र को दिखाइए, ठीक है? तो वहाँ से उन अंगों के बारे में फिर उनको बताइए, ठीक है? तो इससे अच्छे में से समझ में आता है बच्चों को। फिर है विज्ञान के प्रयोग। अगर विज्ञान का कोई प्रयोग देना है, ठीक है? तो उनके प्रयोगात्मक कीजिए, फिर उससे क्या है, बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। उपयोग इसका कहाँ है? किसी प्रक्रिया या तुलना को समझाने में, जब भी कोई प्रक्रिया हो या किसी की तुलना करनी हो तब हम इसे इसका प्रयोग करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। अगला है देखिए मानचित्र, ठीक है। उपयोग क्या है, भूगोल विषय में स्थान और सीमाओं को दिखाने में, यानी मानचित्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं, भूगोल विषय में अगर किसी स्थान के विषय के बारे में बताना है या सीमा के बारे में बताना है तो हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अगला है मॉडल। जैसे देखिए हृदय का थ्री डी मॉडल, अगर आपको हार्ट के बारे में जानकारी देना है तो पहले हृदय का जो है थ्री डी मॉडल दिखाइए, ठीक है। सौर मंडल के बारे में अगर जानकारी देना है तो सौर मंडल का एक मॉडल दिखाइए, ठीक है। तो इसका उपयोग देखिए वस्तु की संरचना को समझाने में, यानी वस्तु की कैसी संरचना है, यानी उसका आकार कैसा है, इसको समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मॉडल का। अगला है देखिए पांचवा पॉइंट है फ्लैश कार्ड्स। देखिए ए फॉर एप्पल वाला कार्ड, जैसे आपने देखा अभी जब आप सरकारी स्कूल में जाएंगे, जब आपकी टीचिंग लगेगी तो वहां देखना बच्चों को सिखाने के लिए इस प्रकार दीवारों पर चित्र बने होते हैं, चारों तरफ दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और ए फॉर एप्पल यानी ए टू जेड सिखाने के लिए, ए टू जेड सिखाने के लिए, यानी ए से जेड तक अक्षर को सिखाने के लिए वहां पर फ्लैश कार्ड होते हैं, यानी एक अक्षर होगा ए का, एक अक्षर इस प्रकार बी का होता है और सी का, इनसे बच्चे सीखते हैं एबीसीडी। फिर देखिए इसका उपयोग क्या है, शब्दावली और भाषा सिखाने में, यानी शब्दावली सिखाई जाती है और भाषा को सिखाया जाता है। अगला है देखिए, देखिए दूसरा है श्रव्य सामग्री, या इसे हम श्रव्य उपकरण भी कहते हैं, ठीक है। या श्रव्य विधि भी लिखा आ सकता है, यानी विधि। तो देखिए ऑडियो एड्स, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, सुनना। यहीं से आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। यानी श्रव्य सामग्री क्या है, जिसे हम सुनकर सीखते हैं, तो समझिए परिभाषा देखिए, ऐसी सामग्री जिसे केवल सुनकर शिक्षा दी जाती है उसे हम कहते हैं श्रव्य सामग्री। तो देखिए इसका महत्व क्या है, सुनने की क्षमता का विकास, यानी श्रव्य सामग्री से सुनने की क्षमता का विकास होता है और भाषाई कौशल में सुधार होता है। अगला पॉइंट है देखिए भाषाई कौशल में सुधार होता है, अंध विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायक है। जो देखिए श्रव्य सामग्री होती है, यानी जिसे हम सुनकर बच्चों को सिखाते हैं, तो जो बच्चे देख नहीं सकते उनको इस विधि से अच्छे से सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं, तो सुनकर ही उनको शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। देखिए उदाहरण और उपयोग, तो देखिए पहला है रेडियो कार्यक्रम, यानी जैसे शिक्षावाणी, ग्रामवाणी। रेडियो में जो कार्यक्रम आते हैं देखिए उसमें आप सुनकर उनको समझते हैं, ठीक है। अगर शिक्षा से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आ रहा है तो आप देखिए क्या है, उसके बारे में सुनते हैं और उसे अध्ययन करते हैं। और जैसे ग्रामवाणी, जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, देखा नहीं यानी सुना होगा कि जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनका मन की बात एक प्रोग्राम आता है, मन की बात। वो हर देखिए लास्ट महीने की अंतिम तारीख को, ठीक है, अंतिम डेट में आता है मन की बात, तो वो रेडियो पर सुनाई जाती है। तो रेडियो पर देखिए वो दिखते तो है नहीं लेकिन हम उनकी आवाज को सुनते हैं। तो ये क्या है, मन की बात जो कार्यक्रम आता है वो भी श्रव्य सामग्री है। कैसा है, श्रव्य, यानी इसे हम सुनकर सीखते हैं या समझते हैं। देखिए उपयोग क्या है, विषयों पर आधारित ऑडियो शिक्षा, यानी ऑडियो शिक्षा कैसी है, श्रव्य सामग्री है। अगला है देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर, यानी अगला क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर या ऑडियो फाइल्स। तो देखिए उपयोग इनका कहाँ है, शिक्षक की गैर हाजिरी में भी पढ़ाई जारी है। जैसे
अगर आपने पहले से कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, और तो इसमें क्या होता है, शिक्षक की गैर हाजिरी, अगर मान लीजिए उस दिन शिक्षक नहीं है, ठीक है, उसने पहले से ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया है, तब भी इससे आपको उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जो सॉन्ग्स होते हैं यानी गाने, उनका देखिए जो आप गाने सुनते हैं वो कैसे होते हैं, ऑडियो यानी श्रव्य साधन होते हैं या श्रव्य उपकरण होते हैं। यानी गाने कैसे होते हैं, श्रव्य, जो ऑडियो आप सुनते हैं जिसमें चित्र नहीं होता, ठीक है। अगला है देखिए तीसरा पॉइंट, संगीत व कविताएं, ठीक है, जैसे गणित की तालों में कविता, यानी अगर गणित को सिखाना है तो यहाँ देखिए गणित की तालों में एक कविता होती है, यानी गणित की एक कविता होती है जिससे गणित को सीखा जा सकता है। उपयोग देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चों को याद कराने हेतु संगीत के माध्यम से बच्चों को याद कराया जाता है। गिनती है, पहाड़ा है, इनका देखिए एक गानों यानी संगीत के साथ, संगीत के माध्यम से बच्चों को शुरुआत में गिनती, पहाड़ा, ठीक है, कविताएं याद करवाई जाती हैं। तीसरा देखिए है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी दृश्य श्रव्य उपकरण या विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो विजुअल एड। दृश्य का मतलब होता है देखना, ठीक है, देखना और सुनना, यानी जो चीज हम देखते हैं और सुनते हैं उससे हमें सीख मिलती है। यानी तो इस विधि में एक मेन देखिए अगर टारगेट देखा जाए तो यानी दोनों चीज है, देख कर भी हम सीखते हैं और सुनकर भी सीखते हैं। तो देखिए ऐसी सामग्री जिसमें देखने और सुनने दोनों का समावेश होता है उसे हम कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसका महत्व क्या है, सीखना अधिक प्रभावशाली बनता है। इसमें देखिए आप बहुत ही अधिक प्रभावशाली तरीके से सीख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो हम आपके बारे में आपको इस लेक्चर के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप देख भी रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं और साथ ही साथ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ये क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री है। जैसे आप मूवी देखते हैं, जब आप मूवी देखते हैं तो देखिए उसमें आवाज़ भी होती है और सुनाई भी देता है। यानी ये क्या है, तो ये है दृश्य और श्रव्य सामग्री। कैसा है, दृश्य और श्रव्य सामग्री। तो अगला देखिए छात्रों की रुचि बढ़ती है। इसमें देखिए छात्रों की रुचि काफी बढ़ती है। अनुभव के माध्यम से शिक्षा मिलती है, अनुभव के माध्यम से शिक्षा मिलती है। प्रमुख उदाहरण देखिए, देखिए शैक्षिक फिल्में, वीडियो, जैसे विज्ञान के प्रयोग, ऐतिहासिक घटनाएं। उपयोग इसका देखिए कहाँ, यूट्यूब, दीक्षा ऐप, NROER आदि से वीडियो दिखाकर पढ़ाना। यानी यूट्यूब पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो कैसा है, दृश्य श्रव्य सामग्री। दीक्षा ऐप, अगर कोई ऐप के माध्यम से आप सीख रहे हैं तो भी क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऑडियो विजुअल, ठीक है, एड। देखिए अगला दूसरा पॉइंट है टीवी कार्यक्रम। जो भी आप टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं वो भी दृश्य और श्रव्य सामग्री है। जैसे स्वयं प्रभा चैनल, ठीक है, कोई भी चैनल हो सकता है। उपयोग देखिए दूरदर्शन पर कक्षा आधारित शिक्षा, दूरदर्शन पर जो कोई शिक्षा दी जा रही हो यानी किसी टॉपिक पर बताया जा रहा हो, ठीक है, ये कैसा है, श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला देखिए स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, प्रोजेक्टर, जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो भी श्रव्य और दृश्य सामग्री का उदाहरण है। जैसे इसका उपयोग है इंटरएक्टिव क्लासरूम के लिए। यानी इसमें देखिए आप जो स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं उसमें हम चित्र भी दिखा सकते हैं और देखिए ऑडियो के माध्यम से आपको बता भी सकते हैं। यानी स्मार्ट बोर्ड है जो काफी इंटरेक्टिव क्लासेस प्रदान करता है, ठीक है। अगला है देखिए नाटक या रोल प्ले। तो देखिए नाटक या रोल प्ले देखिए जैसे स्वतंत्रता संग्राम का नाट्य रूपांतरण, ठीक है, यानी अगर कोई नाटक आप देख रहे हैं तब भी वो क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री, क्योंकि उसमें सुन भी रहे हैं और चित्र भी देख रहे हैं। इसका उपयोग देखिए भावनात्मक जुड़ाव और समझ के लिए। जब भी आप नाटक या रोल प्ले देखते हैं तो उसमें भावनात्मक रूप से आप जुड़ जाते हैं और उसमें आप समझते भी हैं उसको। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, संस्कृत शिक्षण की तीन विधियां कौन कौन सी। तो एक है दृश्य साधन, दृश्य साधन यानी जिसे हम देख सकते हैं। दूसरा है श्रव्य साधन, जिसे हम सुनकर सीखते हैं। और तीसरा है दृश्य और श्रव्य, यानी देखकर और सुनकर दोनों से हम सीखते हैं। तो हमने तीन विधियां पढ़ी कौन सी, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। तो देखिए दृश्य और श्रव्य सामग्री की
उपयोगिता क्या है? तो देखिए कठिन विषयों को समझना आसान हो जाता है। यानी जो कठिन विषय हैं उनको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है पढ़ाई में रुचि और उत्साह बढ़ता है। पढ़ाई में क्या है? रुचि और उत्साह बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है शुद्ध उच्चारण सीखने में मदद मिलती है। देखिए जब हम देखते हैं और सुनते हैं दोनों चीज़ एक साथ करते हैं तो उसमें क्या है हमारा उच्चारण भी अच्छा होता है, ठीक है? और हमारा देखिए देखने की क्षमता यानी समझने की क्षमता भी अच्छी बढ़ती है, ठीक है? देखिए अगला पॉइंट है शब्दों को चित्रों से जोड़कर याद कराना सरल होता है। यानी शब्दों को जो चित्रों से जोड़कर अगर याद किया जा रहा है तो काफ़ी सरल होता है। अगला है पांचवा पॉइंट बोलने और संवाद करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप दृश्य और श्रव्य सामग्री से सीख रहे हैं तो वहां पर देखिए आपको बोलने की कला का विकास होगा और संवाद यानी संवाद करना ये भी इसमें देखिए क्या आएगा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला पॉइंट है देखिए 6 नंबर है श्लोकों और मंत्रों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जब आप देखते हैं और सुनते हैं फिर उसका उच्चारण करते हैं तो देखिए इसका जो है प्रस्तुत श्लोकों और मंत्रों का सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है? सातवां पॉइंट है दृश्य सामग्री से लंबे समय तक याद रहता है। यानी दृश्य सामग्री अगर आपने कोई चित्र देखा है तो उस चीज को आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए धीमे सीखने वाले बच्चों को विशेष लाभ मिलता है। जो बच्चे देखिए काफी सीखने में काफी जो है काफी उनको वक्त लगता है यानी समय लगता है तो उनको इससे सीखने में काफी मदद मिलती है। अगला है शिक्षण अधिक प्रभावशाली और जीवंत बनता है, ठीक है? और 10 नंबर पॉइंट है छात्र कभी भी ऑडियो वीडियो से स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। यानी दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग कर छात्र उसका कई बार रिवीजन कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्लास देखिए अभी अपलोड कर दी, ठीक है? तो इस क्लास से आप अगर एक बार अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा तो तिबारा देख लीजिए, यानी इससे कई बार आप देखकर सीख सकते हैं। अगला है देखिए संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का महत्व। तो देखिए जो ऑडियो और विजुअल ऐड है इनका देखिए उपकरणों का महत्व क्या है तो समझिए भाषा को जीवंत और रोचक बनाते हैं। ये जो है भाषा को काफी जीवंत और रोचक बनाते हैं। चित्र वीडियो और ऑडियो से संस्कृत पढ़ना खेल जैसा बन जाता है, ठीक है? अगला देखिए है शुद्ध उच्चारण में सहायक। तो ये देखिए हेडिंग है दूसरी। आप चाहे हेडिंग डालकर लिख सकते हैं या ऐसे ही पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं एक दो तीन करके। तो देखिए श्रव्य सामग्री से श्लोकों और शब्दों का सही उच्चारण सीखना आसान होता है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट है शब्दों का अर्थ को समझने में सुविधा। शब्दों और अर्थ को समझने में काफी सुविधा होती है तो समझिए चित्रों और वीडियो से छात्रों को शब्दों का अर्थ जल्दी समझ आता है, ठीक है? जब हम चित्र दिखाते हैं तो देखिए छात्रों को काफी आसानी से समझ में आ जाता है। अगला पॉइंट है सुनने और देखने की शक्ति विकसित होती है। विद्यार्थी विषय को केवल याद नहीं करते, समझते भी हैं। अगला पॉइंट है कठिन व्याकरण को आसान बनाते हैं, ठीक है? धातु रूप विभक्ति संधि आदि वीडियो और चार्ट से आसानी से समझाया जा सकता है। देखिए छठा पॉइंट है बोलने और संवाद की क्षमता बढ़ती है। जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री से संस्कृत बोलने का अभ्यास बेहतर होता है। अगला पॉइंट है देखिए अगला है लंबे समय तक याद रखने में मददगार। यानी जो देखा हुआ और सुना गया है वह ज्यादा समय तक स्मृति में रहता है। यानी हमें याद ज्यादा समय तक रहता है जिसे हम देखते हैं और फिर सुनते हैं। अगला है देखिए अनुभव और विविध शिक्षण विधियां अपनाई जा सकती हैं। जैसे शिक्षक रोल प्ले अभिनय गीत श्लोक आदि का प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट है देखिए कमजोर विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी। यानी जिन्हें केवल पढ़कर समझ नहीं आता उनके लिए यह विधि वरदान जैसी है। यानी अगर आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो जो कमजोर हैं तो आप केवल इसके देखिए आप देख कर भी सीख सकते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट है 10 स्व अध्ययन और ऑनलाइन अभ्यास की सुविधा। देखिए छात्र ऑडियो वीडियो के माध्यम से घर पर ही अभ्यास कर सकते हैं। यानी इसका देखिए सबसे ज्यादा उपयोग तो आप इस वक्त कर रहे हैं। आप कई बार किसी भी क्लास को आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए किया भी कीजिए आप। अगर जैसे आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से समझ एक बार टॉपिक वो समझ नहीं आया है तो उसका देखिए एक दो बार दोबारा देखिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देखिए संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त विविध उपकरणों का परिचय दीजिए। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो देखिए पहला है श्याम पट। ठीक है, इसमें देखिए हमने हेडिंग का कलर चेंज नहीं किया है। तो जहां पर एक एक नंबर दो नंबर पड़ा है वो समझ लीजिए हेडिंग है उसका, आप काले से पेन से लिख लेना। ठीक है, तो देखिए श्याम पट शिक्षक का अभिन्न मित्र माना जा सकता है। ठीक है, सामान्य आर्थिक स्थिति वाला अध्यापक भी इनका उपयोग शब्दार्थ, शब्द खंड, संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय वाक्य प्रयोग और पाठ्य विषय के स्पष्टीकरण हेतु कर सकता है। यानी श्यामपट्ट का प्रयोग शिक्षक जो है पढ़ाई के दौरान करता है। देखिए जो हमने ये लिखा है, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप ये हेडिंग याद कर लीजिए। हेडिंग से अपने शब्दों में आप सरल भाषा में कुछ भी और भी लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है, देखिए लपेट श्यामपट्ट। यानी लपेट श्यामपट्ट क्या होता है, जिसे हम रोलर बोर्ड कहते हैं। इसका उपयोग घर से चित्र, उदाहरण एवं परिभाषाओं हेतु किया जा सकता है। इसमें कक्षा में अतिरिक्त श्रम एवं समय की बचत होती है। फिर अगला है, देखिए चार्ट। किसी काव्य की प्रस्तावना एवं व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करने हेतु स्वनिर्मित है। यानी आप किसी चीज को अगर समझाना है तो चार्ट पर बनाकर अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए चार्ट बहुत उपयोगी एवं प्रभावकारी है। संधि विच्छेद का स्वरूप, समास के प्रकार, उपसर्ग एवं प्रत्ययों को समझाने हेतु इनकी बड़ी महत्ता है। चार्ट द्वारा पढ़ी पाठ्य वस्तु शीघ्र हृदयंगम कर लेती है। छात्रों को चार्ट देखकर कल्पना शक्ति का विकसित होती है। यानी कल्पना शक्ति विकसित होती है। यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनकी निर्मित करने की भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अगला है, देखिए पॉइंट मानचित्र। ठीक है, ऐतिहासिक स्थानों एवं भौगोलिक परिस्थितियों के ज्ञान के लिए मानचित्र बड़े सार्थक हैं, किंतु इसके लिए शिक्षक की भी क्रियाशीलता नितांत आवश्यक है। यानी आप देखिए मानचित्र की के सहायता से आप किसी भी ऐतिहासिक स्थान की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको देखिए शिक्षक जो होना चाहिए, उसका अनुभव और मानचित्र के बारे में उसका ज्ञान उसके बारे में अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि आपको वो बता सके और उसको उसकी व्याख्या अच्छे से कर सके। जैसे पाठ को रोचक बनाने हेतु अतिरिक्त श्रम तो उसे करना होगा। ठीक है, अगला है, देखिए चित्र। अगली हेडिंग क्या है, चित्र। किसी प्रस्तावना हेतु, कहानी विकास हेतु तथा रचना वाले पाठों में चित्रों का बहुत महत्व है। महापुरुष का चित्र, ठीक है, जीवन ज्ञान, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षियों का वर्णन, ऐतिहासिक स्थानों व पुरुषों के ज्ञान हेतु चित्रों का बड़ा महत्व है। यह सरलता से कक्षा अध्ययन को रोचक बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, किंतु बहुत अधिक प्रयोग छात्रों को उबा देने वाला होता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप देखिए किसी भी चीज को अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, किसी पाठ के बारे में या किसी की रचना के बारे में, जीवन के ज्ञान के बारे में या प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षियों के बारे में आप चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। अगला है, देखिए छठा पॉइंट है हरित पट्ट। यानी हरित पट्ट या फलालेन बोर्ड क्या होता है। हरित पट्ट पर नवीन उच्चारण हेतु शब्दों, चित्रों एवं परिभाषाओं, ठीक है, परिभाषाओं को आलपिन की सहायता से लगाया जा सकता है। इसी भांति हलालेन बोर्ड पर कागज पर चित्रों, प्रमुख धातुओं, संधि के भेदों आदि को रेगमाल के नीचे कागज को घिसकर चिपकाया जा सकता है। ठीक है, अगला है मॉडल प्रतिरूप। तो देखिए मॉडल प्रतिरूप क्या होता है। बड़ी-बड़ी वस्तुओं, इमारतों एवं स्थानों को कक्षा में लाना संभव नहीं होता। ठीक है, यानी बड़ी-बड़ी वस्तुओं और इमारतों को अगर आप कक्षा में लाना चाहें तो ये संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मॉडलों का उपयोग बहुत लाभप्रद है। यानी मॉडल से आप किसी का जो अगर प्रतिरूप है, जैसे आपसे कहा जाए कि ताजमहल के बारे में बताना है, तो क्या आप ताजमहल उठाकर लाएँगे कक्षा में? तो वो तो नहीं ला सकते। तो उसका देखिए हम एक मॉडल या उसका प्रतिरूप यानी उसका चित्र लाकर बच्चों को दिखाते हैं। जिससे क्या है, वो ताजमहल के बारे में उनको बताया जा सकता है। ठीक है? लाल किला के बारे में दिखाना है तो उसका चित्र लाइए, उसके चित्र के माध्यम से उसको बताया जा सकता है। जैसे ताजमहल का मॉडल, कालिदास का मॉडल और बांध एवं परियोजनाएँ आदि। ठीक है? देखिए ये रही शिक्षण संस्कृत शिक्षण की विविध उपकरण, यानी कौन-कौन से उपकरण होते हैं शिक्षण के, ठीक है? अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है? 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो देखिए संसद शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व। देखिए नंबर 1, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए, यानी स्टोरेज के लिए क्या है, कम स्थान चाहिए। यह सस्ती पड़ती है और जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए, ठीक है, यानी जब अगर बहुत संख्या में आपको इनको बनाना है तो ये काफी सस्ती पड़ जाती है। अगला है देखिए, इस तक पहुंचना सुगम होता है, यानी वीडियो क्लिप तक पहुंचना सुगम होता है तथा इससे मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जाती हैं। अगला पॉइंट है, सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है, इसमें विद्यार्थियों की कोर्स की सामग्री के साथ अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है। इसमें प्रतिपुष्ट तत्काल मिलने की व्यवस्था है, यानी इससे फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है। देखिए अगला पॉइंट है, स्वचालित फ्रेम स्टाफ की व्यवस्था। फिर देखिए लास्ट पॉइंट है, मास्टरी अर्जित करने के लिए पुनरावृत्ति सुविधा, ठीक है। अगर आपको मास्टरी किसी भी चीज में अगर महारत हासिल करनी हो, मास्टरी मीन्स महारत, अगर आपको देखिए महारत हासिल करनी है, यानी किसी भी सब्जेक्ट का आपको देखिए एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, तो इसकी अगर बार बार उस वीडियो क्लिप को अगर आप बार बार देख रहे हैं तो उस चीज को आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे, यानी आप क्या हो जाएंगे, उससे मास्टरी हासिल कर लेंगे। यानी मास्टरी का मतलब हो तो महारत, या फिर इसे हम कहते हैं एक्सपर्ट। अब आगे चलकर जब आप सीटेट एग्जाम देंगे, हम आपको बताएंगे सीटेट को, अगर आप हमसे जुड़े रहें तो देखिए हम इस हिसाब से बता देंगे कि आप एक ही अटेम्प्ट में कैसे सीटेट पास करेंगे। और हमने देखिए सीटेट को क्वालीफाई भी किया है, हमारा सीटेट भी क्वालीफाई हो चुका है। देखिए महारत होता क्या है, आगे चलकर जब हम किसी भी चीज को अगर आप जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, उसे हम कहते हैं महारत या मास्टरी। तो देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए अब क्लास काफी लंबी भी हो जाएगी, तो आगे का जो कुछ इसमें रह गया है, देखिए चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और इससे आपको किसी भी प्रकार की अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सोचिए मत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।